नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और मेरे साथ है गीतिका। ये खास बुलेटिन लेकर एक बार फिर से शाम 5 बजे हम आपके सामने हाजिर हैं और रोज की तरह हमारी वही कोशिश कि हर वो खबर जो आपसे सरोकार रखता है, आपके मतलब का है, और वो खबर जो थोड़ा हटके है, वो हम अपने इस कार्यक्रम में, इस बुलेटिन में रखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें कि हवाई सफर करने वालों के लिए एक गुड न्यूज है। जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज से डिजी यात्रा ऐप लॉन्च कर दिया है और इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल आपको बता दें हम दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पर होने जा रहा है। डिजी यात्रा के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। इससे यात्रियों को तमाम कागजात से छुटकारा मिलेगा और उनके समय की भी बचत होगी। इसके दूसरे फेज की शुरुआत मार्च 2023 में होगी। दूसरे चरण में डिजी यात्रा का इस्तेमाल किया गया विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पूना में होगा। इसी तरह तीसरे फेज में इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस ऐप का मकसद पैसेंजर्स को सफर से सुविधा देना और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। आपको हम बता दें कि विदेशों में कई जगह ये इस तरह की सुविधा वहां पर है और इससे आसानी ये होती है कि लंबी लंबी लाइनें भले आपको दिखे, लेकिन फटाफट आपकी बोर्डिंग जो है वो हो जाती है, आपको इंतजार नहीं करना होता है। और यही सुविधा अब यहां पर भारत में इसकी शुरुआत हुई है। आपको हम बता दें कि अभी दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में इसे लॉन्च किया गया है। पहले चरण में 3 एयरपोर्ट पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा और डिजी यात्रा जैसे ही ऐप आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, उसके बाद आपके चेहरे को ही स्कैन करके वही आपका पेपर होगा, वही आपका बोर्डिंग पास एक तरीके से होगा। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। देश की रक्षा के लिए बीएसएफ अग्रिम पंक्ति का सुरक्षा बल है, जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नई नई चुनौतियों को देखते हुए बीएसएफ तकनीकी स्तर पर खुद को लगातार मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी। बीएसएफ के डीजी ने कहा है कि सरहद पार से दुश्मन की चाल नाकाम करने के लिए इस साल बॉर्डर पर 5500 कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक भी लगाई जाएगी। तो हिंदुस्तान को बीएसएफ के जवानों पर नाज है, क्योंकि सीमा सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के हाथों रहता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन इस समय बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह। सर, जिस तरीके से ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, उससे निपटने के लिए किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ड्रोन वास्तव में एक चैलेंज है और इससे निपटने के लिए हमने कई स्तर पे अपने प्रयास किए हैं। सर्वप्रथम तो हमने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स बॉर्डर पे लगाए हैं और ये भी काफ़ी इफेक्टिव काम कर रहे हैं। पर जैसा आपको विदित है कि बॉर्डर काफ़ी बड़ा है और इसमें चप्पे चप्पे पर हर स्थान पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना वर्तमान में संभव नहीं है। शनय शनय अवश्य लगा पाएंगे, किंतु इसके पश्चात हमने ये भी देखा है कि हम यदि इन डेप्थ, यानी कि देखिए ड्रोन से कभी भी कहीं भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ यदि गिराएगा बॉर्डर के उधर से, चाहे वो हथियार हो या ड्रग, तो उसको लेने कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य आएगा। और ऐसा ही हमको इंट्रोगेशन में भी पता चला है कि ये एक कार्य प्रणाली इस तरह के अवांछनीय तत्वों द्वारा अपनाई जाती है। तो लेने आए हमने इन डेप्थ पेट्रोलिंग, यानी 2 से 3 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर जाके भी स्टेट पुलिस की मदद से पेट्रोलिंग शुरू की है और उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तटरक्षक बलों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है। आपको बता दें कि चरणबद्ध तरीके से कुल 16 ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को भारतीय तट रक्षा में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन में शामिल 4 ALH हेलीकॉप्टर चेन्नई में तैनात हैं। जी हां, भारत के करीब 7516 किलोमीटर के समुद्र तट की सुरक्षा का दायित्व इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। कोस्ट गार्ड सुनिश्चित करते हैं कि हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे समुद्री इलाके में कोई गैर कानूनी गतिविधियां ना हो। और तो और देश की ये सबसे छोटी सशस्त्र सेना समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम देती है। Coast Guard has acquired 16 ALH Mark III helicopters, and we have based them equally on the east and the west coast. We have 2 squadrons on the west coast at Porbandar and Cochin, and one on the east coast we have Bhubaneswar and Chennai now.
All these squadrons have 4 aircraft each, and this aircraft can embark on the ship. It can add to the capabilities of the ship in maritime patrol, search, rescue, and surveillance. हिमाचल में इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद है। शिमला में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। मॉल रोड से लेकर रिज मैदान तक जगह जगह पर सैलानी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार 1,70,00,000 के करीब पर्यटक हिमाचल पहुंच सकते हैं। तो नवंबर तक हिमाचल में 1,40,00,000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भी अगर मौसम ने साथ दिया और अच्छी बर्फबारी हुई तो पिछले रिकॉर्ड की बराबरी हिमाचल कर सकेगा। आपको बता दें कि बीते 2 साल से राज्य में पर्यटन व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। राज्य की करीब 5,000 करोड़ की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पर्यटन कारोबार पर निर्भर है। कोविड काल के बाद इस बार विंटर सीजन के लिए राज्य में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। पर्यटन विभाग के लगभग सभी होटल भरे हुए हैं। होटल कारोबारी भी पर्यटकों की आमद से खुश हैं। तो तस्वीरों में आप शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसे ही हिल स्टेशन पे इस वक्त टूरिस्ट की भरमार है। उत्तराखंड में सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है। बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों में सुबह जबरदस्त कोहरे से ठंड बढ़ गई है और पाला पड़ने से स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पाले से खेत, रास्ते सब सफेद नजर आ रहे हैं। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। तापमान में लगातार गिरावट होने से लोगों की दिक्कतें भी काफी बढ़ गई हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि लगातार तापमान जो है वो गोते लगा रहा है और उत्तराखंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ रेगिस्तान में भी जहां पर पारा जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, तो दूसरी तरफ जो पहले से हिल स्टेशन वाले एरिया है यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर देखिए किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा। कई जगह पर पाला गिर रहा है, जिससे कि अब किसानों को भी वहां पर दिक्कत होगी, क्योंकि इस मौसम में उनकी अगर ज्यादा पाला गिरता है तो उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। और लोग यहां किस तरह से अलाव जलाकर देखिए सहारा ले रहे हैं अलाव का, और किस तरह से इस ठंड से वो अपना बचाव कर रहे हैं। तो जो खेत में किसान काम करते हैं उनकी अलग परेशानी, जो रोजमर्रा की जिंदगी लोग जी रहे हैं उन्हें भी इस कोहरे और ठंड ने परेशान करना अभी से शुरू कर दिया है। जहां तक कि सर्दियों की बात की जाए तो सर्दी ने एक तरह से अभी दस्तक ही दी है, लेकिन देखिए किस तरह से अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। और अब देखिए इस वक्त की एक शानदार गुड न्यूज। गुलाबी नगरी जयपुर में इन दिनों गुलदाउदी के रंग बिरंगे फूलों की बहार छाई हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में फूलों और विभिन्न किस्मों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में पिछले 37 वर्षों से गुलदाउदी के फूलों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस बार यहां इसके 3,700 पौधे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे और अपने गार्डन में लगाने के लिए फूलों के पौधों की खरीदारी भी यहां करते नजर आए। गुलदाउदी का जो फूल है उस साइज, अगर उसके आकार की बात की जाए तो उसका जो साइज है वो अपने आप में काफी अच्छा बड़ा होता है और देखने में खास करके विंटर्स का ये फूल माना जाता है। सर्दियों में सबसे ज्यादा आपको गुलदाउदी के अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलेंगे और यही पिंक सिटी यानी कि जयपुर में आपको ये देखने को मिला, जहां पर गुलदाउदी के फूलों की बहार देखने को मिली। और इसको देखने के लिए जो आसपास के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो यहां पर पहुंचे। कई लोगों ने तो इसे देखकर खूब फोटोग्राफ्स भी लिए और कई लोग इसे लेकर गए अपने घरों में लगाने के लिए। और उदयपुर का गुलाब बाग बर्ड पार्क दुनिया का ऐसा पहला बर्ड पार्क बन गया है जहां ग्रीन मुनिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रीन मुनिया नाम की चिड़िया लुप्त होने वाली प्रजातियों में शामिल है और ये माउंट आबू इलाके में देखी जाती है। यहां एक खास बात देखने को मिली। इससे पहले यहां इन चिड़िया के लिए आर्टिफिशियल घोंसला बनाया गया था, लेकिन अंडे देने वाली चिड़िया ने खुद घोंसला बनाया। जी हां, 10 सेंटीमीटर आकार की इस चिड़िया को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए चिड़ियाघर में इस तरह ब्रीडिंग को बड़ा कदम बताया जा रहा है। ग्रीन मुनिया चिड़िया ने जब 4 अंडे दिए तब किसी को पता नहीं था, लेकिन जब बच्चे अंडे से बाहर निकले तो कर्मचारियों को इसका पता लगा।
आंध्र प्रदेश में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत कंबालकोंडा इलाके का विकास किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यहां के पर्वतीय इलाकों में ट्रैकिंग के लिए अक्सर लोग आते हैं। विकास के बाद यहां सैलानियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको बता दें कि कंबालकोंडा फॉरेस्ट रिजर्व का एक ऐसा हिस्सा है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आता है। इस वन्यजीव अभयारण्य में जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, तो लोगों को उम्मीद है कि यहां पर अब लोगों का आना भी बढ़ेगा, टूरिज्म को इससे फायदा मिलेगा। सैलानियों की तादाद बढ़ने से जाहिर सी बात है कि टूरिज्म भी बढ़ता है और जो आसपास के लोग हैं रोजगार के अवसर भी उन्हें मिलते हैं। ऐसे में इनको काफी उम्मीदें हैं इस बार सैलानियों के आने की। तो विशाखापट्टनम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कंबालकोंडा का विकास और साथ ही साथ उससे टूरिज्म और रोजगार के अवसर यहां के लोग तलाश रहे हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें राम की नगरी अयोध्या की, जहां पर रामराज दिग्विजय रथ यात्रा के वापस पहुंचने पर इसका भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा भारत के 21 राज्यों के साथ नेपाल के 5 राज्यों से होती हुई वापस अयोध्या पहुंची है। इसने करीब 15,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। जी हां, रामराज्य रथ यात्रा 5 अक्टूबर से अयोध्या से प्रारंभ हुई और अयोध्या में ही इसका समापन हुआ। अयोध्या से प्रारंभ होकर गोरखपुर यात्रा पहुंची और आगे नेपाल के लिए रवाना हो गई। नेपाल के 5 इलाकों में सफर के बाद हरिद्वार से जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए कन्याकुमारी तक ये यात्रा गई। वहां से फिर बंगाल होते हुए काशी पहुंच गई, फिर काशी से अयोध्या पहुंची जहां रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबर सामने आई है। वन्यजीवों के लिए खास डेस्टिनेशन के रूप में पहचान रखने वाले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की रौनक और बढ़ने वाली है। जी हां, रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से नन्हे शावक की किलकारी गूंजी है। रणथंभौर की बाघिन T124 यानी कि रिद्धि ने शावक को जन्म दिया है। जी हां, तो वहीं पर्यटकों ने बाघिन रिद्धि का एक वीडियो भी बनाया है जिसमें वो अपने शावक को मुंह में दबाकर ले जाते देखी जा रही हैं। बाघिन रिद्धि और शावक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। नन्हे शावक के आने से रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। बाघिन रिद्धि के शावकों को जन्म देने की खबर से ही फिलहाल रणथंभौर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघिन रिद्धि किस तरह से मुंह में दबाए शावक को लेकर के जा रही है। मां और बच्चे का जो ये प्रेम है और उसकी जो तस्वीर है अपने आप में ये देखने में बड़ी दिलचस्प लगती है। और खुशी की बात इसलिए भी क्योंकि नए शावक का आना, नए मेहमान का आना यानी कि नए टूरिस्ट का आना, इससे कहीं ना कहीं यहां पर जुड़ता है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में डोंकी मिल का कारोबार जोर पकड़ रहा है। यहां एक शख्स ने डोंकी फार्म्स बनाया है जिसमें 50 डोंकी रखे गए हैं। इनके दूध की कीमत 1500 रुपए प्रति लीटर तक है। डोंकी मिल का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। अध्ययनों के मुताबिक गधी के दूध में लगभग 80% बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो इसे पेट की गड़बड़ी को रोकने में प्रभावी बनाता है। देखिए, बहुत कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन खास करके ये खबर आप जो देख रहे हैं, दरअसल गधी के दूध की मांग को पूरा करने के लिए कई किसान अब इस जानवर को पाल रहे हैं और इसी में से एक है अखिल। अखिल इन दिनों अपने इस व्यवसाय को बढ़ाने में लगे हुए हैं। डिमांड लगातार इसकी बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है, इसलिए इन्होंने ये फार्म ही शुरू कर दिया है। चलिए हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि श्रीनगर में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसमें लोगों को शानदार पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। आयोजन का मकसद युवाओं में कला के प्रति रुझान को बढ़ाना है। प्रदर्शनी में ऑयल कलर, वाटर कलर, फ्यूजन, त्रिआयामी और अन्य चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विभिन्न रूपों के माध्यम से कला का प्रचार प्रसार करना है। जी हां, 3 दिन की प्रदर्शनी में लोग एक दूसरे से सीखने और कला को समझने का भी मौका देख रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और उन्हें लोक कला से जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं।
उत्तराखंड में स्कूली बच्चों को विधानसभा की कार्यवाही देखने का मौका मिला है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 1 दर्जन बच्चों ने विधानसभा में सदन की कार्यवाही देखी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बच्चों को विधानसभा की कार्यवाही दिखाई गई। बच्चों में भी विधानसभा को देखने के बाद काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों का उत्साह इस बात की गवाही दे रहा है कि आजकल के स्कूली छात्र जागरूक होने के साथ साथ राजनीति से भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और गीतिका के साथ आज बस इतना ही। आज जीएनटी स्पेशल में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो आगे देखिए जीएनटी एक्सप्रेस।